ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं जो पार्ट कवर करूंगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले बताइए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नॉट 1.6, -1.6 नहीं। एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है स्टूडेंट? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इस वैल्यू को ध्यान से सब लोग देख लेंगे। ओके, तो और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? +1, यस वेरी गुड, 19 कूलम। अब ये बताइए कि मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग थोड़ा डिवाइड करके बताइए तो कितना वैल्यू होता है? जल्दी बोलिएगा। दिस बाय दिस इक्वल टू व्हाट? कितना आया? कितना आता है? दिस बाय दिस। ऐसे मेरा तो रटा हुआ है, देखिए तो आप लोग का भी इतना ही आया है। प्लीज जल्दी से बताइए। मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस बाय दिस डिवाइड करना है, तो इतना सिंपल सा डिवीजन आप फास्टली कर सकते हैं। कितना वैल्यू आया? MP बाई ME, देखिए इतना आया है। वन 1835। ओके, तब मोटा मोटी 1836 हाँ या ना, अप्रोक्सीमेटली। तो आज के बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर हो सकता है उसके पीछे कुछ वजह है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो को अगर आप मेमोराइज कर सकते। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए दोनों काम करना है, समझ भी लेना है, चीज़ों को रट भी जाना है। जैसे मेरा ये रटा हुआ है, ओके, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना टाइम्स? 1836 टाइम्स हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन। ये आज नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आज डिवाइड कर दिया, याद से कम तो 18 साल पहले से मैं रटा हुआ हूं, और आज तक उस टाइम जो रटे थे आज तक नहीं भूले हैं, क्योंकि इसका पीछे वजह है कि ये बहुत जगह यूज में आता है। तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं कि आप भी इस रेशियो को आज के बाद रट जाइए, मेरा बात मानकर, तो याद रहेगा। ये तो नेक्स्ट सारे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाद में कीजिए, पहले अगर डिवीजन का रेशियो याद रहेगा तो हो सकता है ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि एटम में, थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे कि एटम में प्रोटॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियस, यस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस के बाहर? मतलब अभी मैं बिल्कुल आपसे हाई एक्सपेक्टेशन में नहीं हूँ, बस ये पता है कि न्यूक्लियस से बाहर रहता है, राइट? तो क्या बोलेंगे बाद में देखेंगे। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस, इज इट राइट? बट ये बताइए कि दो नहीं लगता कि MP बाई ME मोटा मोटी 2000 टाइम्स है,
1836 मतलब 1836 मतलब मोटा मोटी 2000 टाइम्स, हाँ या ना, अप्रोक्सीमेटली। तो 2 kg के वेट के सामने 2000 टाइम्स हेवियर है मास ऑफ प्रोटोन। वन ऑफ द प्रोटोन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ ऐसा नहीं था कि 2 kg के सामने 1 ग्राम, हाँ या ना, 2 kg के सामने, 2 kg का मतलब 2000 ग्राम, करेक्ट। 2 kg का मतलब 2000 ग्राम और उसके सामने 1 ग्राम, तो 2 kg के सामने 1 ग्राम को वैल्यू है, वैल्यू है, ये नहीं बोले वैल्यू नहीं है, बट नहीं लगता कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटी पूरे एटम का मास के लिए कौन कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है। इन जनरल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन भी तो है, उसको क्यों इग्नोर कर दिए? तो यस, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट्स व्हाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपली इग्नोर विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, करेक्ट। दैट्स व्हाई पूरे एटम के मास के लिए मोटा मोटी विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज बाद कोई बोलेगा कि एटम, यस, एटम का मास के लिए कौन कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है और क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आंसर दीजिएगा? बोलना है कि एटम के मास के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस में रहता है वही रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई बोला क्यों? तो बोला है कि प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स, कितना टाइम्स? वेरी गुड, 1836 टाइम्स हेवियर है। तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि 2 kg के सामने 1 ग्राम नहीं। दैट्स वाई पूरे एटम का मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो भी पार्टिकल एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मास नंबर। क्या बोलेंगे? मास नंबर। तो आप समझ में आ गया कि उसका नाम मास नंबर क्यों दिया हुआ था? मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कोई बोला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर क्यों बुलाता है? तो आप तो बोल सकते हैं ना कि मास नंबर बोलने का मेन रीजन ये था कि पूरे एटम के मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। मैं लिखवा दूंगा सारे पॉइंट को। कौन रिस्पॉन्सिबल था? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन मास नंबर से पहले हम लोग स्टूडेंट देखिए यहाँ पे किसी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन रहता है। अब कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, यहां देखिएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बोलिएगा। एटॉमिक, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आपको लगे कि हाँ हम लोग जानते हैं, और मैं वहाँ से ही चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ जहाँ से आप जानते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, मास नंबर। तो बोलिए एटॉमिक नंबर का क्या डिफिनेशन है? हम लोग 8th क्लास 9th क्लास में पढ़े थे। आप लोग यही पढ़े थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, हाँ या ना? लेकिन उसमें एक मैं टर्म लगा दिया, न्यूट्रल एटम नहीं। इसका मतलब है कि यस, एटॉमिक नंबर, तो जो आप जानते हैं पहले उसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? एटॉमिक नंबर। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाला यह था कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। अब देखिए
ये डिफिनेशन एक्चुअली मुझे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट में इतना कुछ बोलने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि जो 8th क्लास में पढ़े थे कैसे छोड़ दें। नहीं, 8th क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे, तब बड़ा ख़राब लगता रहता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आप लोग की बात को भी रखता हूँ ना कि शॉर्टेज ओके क्यों बोल रहे हैं, फिर वहाँ से अपना बात भी रखता हूँ ताकि दोनों बात मिल जाए। करेक्ट। तो एक्चुअल में ये डिफिनेशन सही भी है अगर इस कंडीशन को बोल दिया जाए तो। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं। 11 है, तो सोडियम में प्रोटॉन कितना है स्टूडेंट? 11। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 11। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज डिफरेंट होता है या सेम होता है? वेरी गुड, चार्ज डिफरेंट होता है बट अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है, नहीं? यस यस। तो बताइए, अगर आपसे पूछ, अब यहाँ से सपोज करें तो सोडियम में सोडियम न्यूट्रल एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, हाँ है ना? जितना पॉजिटिव पार्टिकल है उतना ही निगेटिव पार्टिकल है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई बोलेगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस का मतलब रिमूव कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिए तो अब बताइए, तो क्या सोडियम न्यूट्रल रहेगा? वेरी गुड। तो सोडियम के पास प्रोटॉन तो 11 रहा, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया स्टूडेंट? 10। तो इसको क्या सोडियम लिखें या सोडियम प्लस लिखें? सोडियम प्लस। तो ये बताइए, अब जिसको सर्किल किए हैं उसको भी अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पूरा बोलिएगा। आप सोडियम ही बोल रहे हैं ना? जो भी बोल रहे हैं लेकिन बोल तो रहे हैं सोडियम। अरे वो ठीक, मतलब वो आयन आप बोल रहे हैं, आई एग्री, बट बोल तो रहे हैं सोडियम। यस, मैं इस बात पे एम्फेसाइज दे रहा हूं कि अभी भी आप सोडियम का जो नाम जो था वही नाम बोल रहे हैं या कुछ और नाम बोलना शुरू कर दिए? तो सर मैं सोडियम कुरान किसी को इन करा, तो अभी भी तो आप सोडियम ही बोल रहे हैं ना? लेकिन सोडियम बोल रहे हैं स्टूडेंट, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गया, बट प्रोटॉन जितना था उतना ही रहा। और बताइए, किसी भी पार्टिकल को कोई भी पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, उसका चार्ज होने के लिए विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल? क्या किसी भी एटम से प्रोटॉन बाहर निकलता है क्या? प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। इज इट करेक्ट? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसफर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन या तो ले सकते हैं नहीं तो दे सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, लॉस कर लिए, तो वो एटम जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है। और किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो, लेकिन अभी भी इसका नाम क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम है। तो इसका मतलब नाम तो चेंज नहीं हुआ, नाम चेंज। तो स्टूडेंट आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? तो यहाँ से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर, एक्चुअल में एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है? किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी उसका एटॉमिक नंबर होता है। कौन सा नंबर? जब तक एटॉमिक नंबर चेंज, मैं लिख दूंगा इसको, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको पीडीएफ में। जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तब तक उस एलिमेंट का नाम वही रहेगा। करेक्ट? इसका मतलब अभी इसका, यस, मेरा इको हो रहा है, लेकिन इसके लिए सौरभ मेरा आवाज़ इको हो रहा है, देखिए तो देखिए
इसका अभी भी नाम मैं अगर सोडियम बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर यहाँ भी अभी वही है ना। इसका मतलब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है, एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है? एटॉमिक। तो जैसे हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, इसका मतलब एलिमेंट का नाम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम है। तो बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, बट प्रोटॉन, यहाँ का प्रोटॉन और यहाँ का प्रोटॉन डिफरेंट था या सेम था? सेम था। इसका मतलब है कि अब हम लोग एटम और आयन में फंसेंगे ही नहीं। एटम और आयन में अब हम लोग नहीं फंसेंगे। एक ऐसा डिफिनेशन याद रखेंगे जिस डिफिनेशन से हम लोग का सबके लिए काम चल जाएगा। तो अगर जनरलाइज अगर एक लाइन का डिफिनेशन बोलना होगा एटॉमिक नंबर का, तो क्या बोलें? क्या इसको अब कैरी ऑन करने का रिक्वायरमेंट है या सिर्फ इतना से काम चल जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, हाँ या ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर बोलने से मेरा दोनों का काम चल जाएगा, न्यूट्रल का भी काम चल जाएगा और चार्ज आयन का भी काम चल जाएगा। करेक्ट? क्योंकि देखिए यहाँ भी प्रोटॉन कितना है 11, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है 11। इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकता है, बट अगर प्रोटॉन सेम रहा तो उस एलिमेंट का नाम क्या डिफरेंट रहेगा या एलिमेंट का नाम वही रहेगा? यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी नाम क्या बोल रहे हैं? सोडियम बोल रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है? मास नंबर या एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर। जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो न्यूट्रल से कटायन या अनायन बन सकता है, बट एलिमेंट चेंज नहीं होगा। इज इट करेक्ट? इसलिए एटॉमिक नंबर का जनरलाइज डिफिनेशन अगर एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए? एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन given element is called what? Atomic number. हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सम ऑफ, नहीं आप ठीक ही मास नंबर में सिर्फ हाँ देखिए मास नंबर में वो सिर्फ मास नंबर का मतलब वो सिर्फ वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना कि चलो आज के बाद इस चीज़ को मैं ए मानूंगा, तो मास नंबर में एक्चुअली मास नहीं पूछा गया है, मास नंबर का डिफिनेशन डिफाइंड किया गया है। बहुत सारा चीज़ होता है ना कि पूरा वर्ल्ड वाइज बैठ कर डिसाइड किया जाता है, तो ये सब बहुत बड़ा हम लोग मास नंबर बोलते हैं, बट लाइक जस्ट इमेजिन कि जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम इसका नाम एक मिनट लेट मी फिनिश। जिस टाइम फर्स्ट टाइम इसका नेमिंग किया जा रहा होगा मास नंबर, तो लगता है कोई एक आदमी डिसाइड कर रहा होगा या बहुत सारा कॉन्फ्रेंस होकर इसको डिसाइड किया होगा। तो मास नंबर में नहीं बोला गया कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर बोला गया नंबर ऑफ पार्टिकल, द नंबर ऑफ पार्टिकल व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड मास नंबर, वो बोला गया है। क्या मास बोला गया है? मास ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल बोला गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम which are responsible for what? Mass of the atom is called what? Mass number. Correct? That's why it is called number of proton plus number of neutron. वही बात तो मैं आज का क्लास में वहां से ही तो स्टार्ट किया। इसका मैं पूरे एटम के मास के लिए which particle are responsible? That's why किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उतना उस नंबर को हम लोग उसके मास को नहीं, उसके नंबर को बोलते हैं मास नंबर। इसका मतलब मास नंबर का मतलब ये नहीं होता कि मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए अगर मास नंबर अगर डिफाइन करना रहेगा
मास नंबर। हाँ, यहाँ पे ये आर्गुमेंट आपका वैलिड रहता है कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड मास नंबर, और मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते हैं। तब उसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मैं पहले ही दे चुका कि पूरे एटम का मास के लिए विच पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भी का नेक्स्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता, मैं बोलूँगा बिल्कुल होता है, बट उसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अगर माइक्रो लेवल पे काम किया जाए, कौन से लेवल पे, माइक्रो लेवल का मतलब हुआ E इक्वल टू MC स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, E इक्वल टू, अब उस लेवल पे अगर रेडियो एक्टिविटी है, उस लेवल पे अगर काम करने के लिए चले गए हैं जहाँ पे बिल्कुल मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का बात हो गया, जस्ट लाइक एटम बॉम्ब, तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत बड़ा मास होगा। छोटा मास या बहुत बड़ा मास। और E इक्वल टू MC स्क्वायर ऐसा, E इक्वल टू MC स्क्वायर ऐसा इक्वेशन है जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इतना हाईटेक टेक्निक डेवलप हो जाए तो ये मार्कर, इस मार्कर के मास ही अपने तक ये E इक्वल टू MC स्क्वायर जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, तो उस यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि मास एनर्जी है, क्योंकि इस इक्वेशन से मास को किस में कन्वर्ट करते हैं, बोलिए, एनर्जी में। इसका मतलब नहीं था कि मास इज द कंपोज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी और एनर्जी ही मास है, हाँ ना। नहीं लगता है कभी बहुत आज से लाखों करोड़ों साल पहले पूरा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपस में कंपोज कॉम्पैक्ट होकर सिकुड़कर अर्थ बना होगा, समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा मान सकते हैं। तो E इक्वल टू MC होता है, उस इस टेक्निक के अकॉर्डिंग इस मार्कर को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करके सोचा जाए तो किसी स्टेट के लिए काफ़ी है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका मार्कर का अगर मास अगर 25 ग्राम भी है तो 25 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके CS को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समझिए कि 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ क्या, ये हो जाएगा 1 अरब जूल। कितना जूल, 1 अरब जूल। समझ गए, समझ रहे कितना जूल है, थोड़ा है या एक स्टेट के लिए काफ़ी है। तो चलिए अब इस बात पे हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि मास नंबर, सौरभ, ओके, मैं बिल्कुल अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं। देखिए, मास नंबर का डिफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब मास नंबर इक्वल टू P प्लस N, हाँ है ना। और P के बदले क्या Z लिख सकते हैं, तो A इक्वल टू Z प्लस N। तो अगर A दे दें और Z दे दें तो क्या N निकाल लीजिएगा, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस। तो देखिए अगर इस, हाँ Z होता है, आज के बाद एक हम लोग पूरे केमिस्ट्री में मास नंबर को A से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, A से। आज एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करेंगे, Z से। और Z का वैल्यू तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है ना। P का मतलब यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन। P इंडिकेट व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N इंडिकेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर A इक्वल टू P प्लस N तो क्या P के बदले Z लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल ऑफ एटॉमिक नंबर। तो A और Z पता रहेगा तो क्या N निकाल सकते हैं। तो NCERT में एक इस टाइप का प्रॉब्लम था, ऐसे दिया हुआ था, और तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा गया था। क्या निकाल लेंगे, एक क्या है, A है, और एक क्या है, Z है, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, 23 माइनस 11 इक्वल टू वाट, 12। चलिए अब इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई इट इज कॉल्ड मास नंबर, या इसको फिर से समझाना है कि भाई इट इज कॉल्ड मास नंबर। कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, इट इज कॉल्ड मास नंबर बिकॉज दिस पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, मास ऑफ द
एटम, यस, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई फॉर मैक्रो लेवल हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देते हैं। अब बताइए आइसोटोप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप? वेरी गुड, सेम एटॉमिक नंबर, एक मिनट, एक सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब यहां देखिए, तो जैसे ही आप बोल दिए आइसोटोप के लिए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो यहां से मैंने एक चीज को पकड़ लिया, सेम एटॉमिक नंबर। और वैसा कोई भी दो पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा वो डिफरेंट एलिमेंट रहेगा या सेम एलिमेंट रहेगा? इसका मतलब यहां से एक ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ गया। यहां पे ऑब्जेक्टिव पकड़ में आया कि आइसोटोप्स आर व्हाट? आइसोटोप्स आर डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट? सेम एलिमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर ये सेम एलिमेंट हो गया, तो इससे और क्या बात पता चल गया? तो ऑब्वियसली अगर एलिमेंट सेम है तो उसका नहीं था केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा बट केमिकल प्रॉपर्टी मोटा मोटी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ऑक्सीजन 16 हो या ऑक्सीजन 18 हो, दोनों हाइड्रोजन को जलाएगा ही जलाएगा, हाँ या ना? करेक्ट। देखते नहीं है, इतना तो ऐड आता है, कौन सॉल्ट, तो यहाँ का सॉल्ट, बट सॉल्ट है तो उसका मोटा मोटी कैरेक्टर क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो इसका मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा उसका, लेकिन आइसोटोप का कौन सा प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा? ऑलमोस्ट केमिकल, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1H1, 1H2, 1H3। तो बोलिए 1H1 क्या है? तो सब में का सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका मतलब ऑल आर हाइड्रोजन, है ना? इसका मतलब दिस थ्री आर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। दिस थ्री आर व्हाट? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, अब इसका नाम होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या होता है? कहां पे भी होता है ड्यूटेरियम? ट्रिटियम। चलिए अब यहां देखिए, ये 10th का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, जस्ट बोर्ड दिए हैं। हेवी वाटर, हार्ड वाटर नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा सर तो हेवी बोले हैं तो हार्ड वाटर अलग चीज़ है और हेवी वाटर अलग चीज़ है। तो बोलिए एक यूज बताइए तो, हेवी वाटर का यूज कहाँ पे होता है? अभी सब लोग एकदम बिल्कुल रट्टा मारे होंगे 10th बोर्ड के लिए। हेवी वाटर का कहाँ, D2O का कहाँ पे यूज होता है? मैं तो अपने टाइम पे पढ़ा था, हेवी वाटर का यूज होता था भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट परमाणु रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर में। D2O, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेवी वाटर। वन ऑफ द यूज क्या है? कहाँ पे यूज होता है? एटॉमिक, यस, न्यूक्लियर रिएक्टर में। बाद यस। तो चलिए अब ये है D2O। तो आपको नहीं था कि H2O के जैसा ही D2O भी है मोटा मोटी? ये भी वाटर, हेवी वाटर है, बस इसका मास थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया है। इज कॉल्ड व्हाट? हेवी वाटर। क्या नाम दिया गया है? हेवी वाटर। बट है तो वाटर ही, करेक्ट।
चलिए एक और एग्जांपल देखिए, ए और ए आपस में क्या है, मेरा आवाज इको हो रहा है, यस ए है C12, ए है C14, नहीं बोथ आर व्हाट, बोथ आर आइसोटोप। इसका एक यूज बता सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, इसका यूज होता है कार्बन डेटिंग। जो मैं सुनना चाह रहा था वही आपने सब बताया, सब लोग बताया। कार्बन, एक कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। कार्बन डेटिंग का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एक्चुअल में इसका इस पे मैं आपको क्लास 12th में प्रॉब्लम करवाऊंगा। इसमें एक रेडियो एक्टिव फेनोमेना होते रहता है और जिसमें C14 C12 में कन्वर्ट होता था। ओके, तो C14 हर ह्यूमन बॉडी में या पेड़ पौधा में सब में C14 प्रेजेंट रहता है। तो इससे हम लोग किसी का एज पता करते हैं। क्या पता करते हैं? बाय द मेथड ऑफ कार्बन डेटिंग वी कैन फाइंड आउट, यस, जैसे 1 साल पुराना डायनासोर का, 1 साल पुराना डायनासोर मिला है तो 1 लाख, नॉट 1 साल, 1 लाख ईयर पहले का डायनासोर का स्केलेटन मिला है, तो 1 लाख ईयर पहले का है, वो कैसे पता चलता है? बाय विच मेथड? कार्बन, यस। चलिए अब ये बताइए कि आइसोबार किसे बोलते हैं? आइसोबार का डिफिनेशन क्या है? आइसोबार का डिफिनेशन है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पहला डिफिनेशन तो ये लिखेंगे ना, सेम मास नंबर बट डिफरेंट व्हाट, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। करेक्ट। जैसे ही डिफरेंट एटॉमिक नंबर बोल दिए तो यहां से एक और डिफिनेशन हो गया। क्या डिफिनेशन हो गया? आइसोबार आर सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट? डिफरेंट एलिमेंट। क्यों डिफरेंट एलिमेंट? क्योंकि एलिमेंट का आइडेंटिटी उसका मास नंबर से होता है या एटॉमिक नंबर से होता है? एटॉमिक नंबर। और किसी भी एलिमेंट का एक केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, मास नंबर या एटॉमिक नंबर? तो क्या यहां से थोड़ा सा बोल सकते हैं एक लाइन के, आइसोबार डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? क्योंकि एलिमेंट ही चेंज हो गया तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, यस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहां देखिए दोनों में क्या सेम है? मास नंबर सेम है बट एक है आर्गन दूसरा है पोटेशियम। तो क्या दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ आइसोबार। अब ये सब चीज पे मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। यहां देखिए आइसोटोन, क्या नाम लिखे हैं? आइसोटोन, या कहीं कहीं पे इसको आइसोटोनिक लिखा रहेगा और या कहीं कहीं पे इसको आइसो न्यूट्रॉनिक भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? आइसोटोन, आइसोटोनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक। तो यहां देखिए आइसो का मतलब सेम और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, ऐसे मानिए। इसका मतलब आइसोटोन का डिफिनेशन क्या रहेगा? इफ टू एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या लिखना है?
इफ टू एलिमेंट, अब यहाँ देखिएगा मेरे डिफरेंशियल में टू एलिमेंट बोल रहे हैं, मतलब सेम ही एलिमेंट बोल रहे हैं या दो अलग अलग एलिमेंट बोल रहे हैं। जैसे बोलते हैं इफ टू एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट। इफ टू एलिमेंट, यस, इसका मतलब है कि आइसोटोन का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, अलग रहेगा ना। इफ एलिमेंट अलग तो एटॉमिक नंबर अलग। इफ टू एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? इन तीनों से कोई भी एक बोल देंगे आइसोटोन। क्या बोलेंगे? आइसोटोन। इसका एक और लाइन लिख लीजिएगा, आइसोटोन्स आर डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट। और उसके बाद जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट बोलते तो क्या ये बोलने का रिक्वायरमेंट है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, या ऑब्वियस सी बात हो गई? यस। अब यहां देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। यहां तक सब लोग को मोटा मोटी मुझे लगता है पता होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में निकालिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस? जल्दी से बोलिएगा। एडमिट कर दीजिए सौरभ, किसको एडमिट करना है? बोलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना इसमें? 8। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 8। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 8। इसका मतलब all these three are what? Isotone of each other. Isotone of, yes, each other. एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन है उसका? आइसोटोप का या आइसोटोन का? यस। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग भी जानते थे। अब आइसोडाइफर, व्हाट द मीनिंग ऑफ आइसोडाइफर? बोलिए। आप लोग आइसोटोप जानते थे, आइसोटोन जानते थे, आइसोबार जानते थे। आइसोडाइफर का मतलब क्या होता है? ओके, तो लिखिए मैं जो बोल रहा हूं। दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सब लोग लिखेंगे। दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सबको ऑडियो मेरा सुनाई पड़ रहा है? दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट को अंडरलाइन कीजिए। दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ, विच हैव सेम डिफरेंस, मैं पूरा 2 बार बोलूंगा। दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको 2 जगह अंडरलाइन कर लेना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसका जैसे ही बोलते डिफरेंट एलिमेंट, इसका मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, हाँ या ना? लेकिन सेम क्या रहेगा स्टूडेंट? उन दोनों एलिमेंट का में सेम क्या रहेगा? इसका वैल्यू सेम रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं रहेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? n सेम रहेगा, p सेम रहेगा, या n माइनस p का वैल्यू सेम रहेगा? देन इट इज कॉल्ड व्हाट? आइसोडाइफर। करेक्ट? ISODIAPHER। PH। अभी कुछ भी लिख लीजिए, यहां पे भेज देंगे। देखिए मेरे हाथ में देख रहे हैं नोटबुक,
इसी को मैं PDF भेज दूंगा आपको, बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। चलिए, तो अब ये बताइए, यहाँ देखिएगा, ये दोनों आपस में, सबसे पहले बताइए कि ये दोनों आपस में आइसोटोप है? आइसोबार है? आइसोटोन है? नहीं है। और एग्जाम में ही आता, दिस टू आर B5 B11 और 6C13 आर ईच अदर। पहला ऑप्शन आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, और लास्ट ऑप्शन आइसोडाइफर। तो अगर मैं आइसोडाइफर नहीं पढ़े रहता और 3 का पता रहता तो तीनों नहीं है, तो लास्ट एक ही बचता है। बाद में समझ लेते अगर एग्जाम में बैठे हुए तो, बट यहाँ तो समझ सकते हैं ना। बोलिए, इसमें न्यूट्रॉन कितना है स्टूडेंट? जल्दी बोलिएगा। प्रोटॉन कितना है? 5। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? आप ये बताइए, इसमें n-p का वैल्यू कितना? इसमें n-p का वैल्यू कितना? 1। तो क्या दोनों ये आपस में डिफरेंट एलिमेंट है, बट दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो गया या नहीं हो गया? इसका मतलब ए और ए आपस में क्या है? आइसोबार है, आइसोटोप है, आइसोटोन है, आइसोडाइफर है। तो सबको डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट द मीनिंग ऑफ आइसोडाइफर? चलिए एक और एग्जांपल देखिए। यहां बताइए न्यूट्रॉन कितना है? सेकंड एग्जांपल में हाउ मेनी न्यूट्रॉन? 8। अब प्रोटॉन कितना है? 7। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? n-p का डिफरेंस इसमें बताइए फर्स्ट 1। इसमें कितना? अब इसमें अब ये नहीं सोचना है कि ओके ऑल यस, बट ये नहीं सोचना है कि ऑल द टाइम डिफरेंस 1 ही आएगा। ये चांस की बात है कि जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें डिफरेंस 1 आ रहा है। इसलिए मेरे डिफरेंस में ये नहीं था कि n-p का वैल्यू सेम रहेगा और 1 रहेगा। मैंने 1 नहीं बोला है, ये चांस की बात है कि यहाँ पे 1 आ गया। इट कंपलसरी कि n-p का डिफरेंस ऑलवेज 1 रहेगा? 2 भी तो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, हाँ है ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा माइक को दूर रखिएगा। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैं अब आवाज़ से रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि किसी कुछ दिन के बाद एकलव्य ही बन जाऊंगा। लेकिन बहुत लोग मैं आवाज़ से अब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कौन बोल रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए मेरा ट्यूनिंग बहुत बढ़िया से बहुत जल्दी बन जाता है स्टूडेंट के साथ, और जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बढ़िया जॉब को रिजाइन देकर IIT का और टीचिंग में आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा पैशन रहा होगा कि IIT का जॉब है। अब इसमें बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों छोड़ दिए, या कुछ लोग को लगता है कि अच्छा जॉब नहीं लगा होगा। ऐसा बातें हैं, बहुत बढ़िया जॉब छोड़कर यहाँ पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत हार्डकोर होता है ना कि हाँ एकदम पैशन ही हो गया पढ़ाना, टीचिंग करना। तो इस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ एक्चुअली। कितना भी क्लासरूम से बाहर अगर मैं टेंशन में हूँ और पढ़ाने के लिए आ गया, तो उस मोमेंट को मैं एंजॉय करता हूँ टीचिंग को, कि नहीं मैं स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मैं जो जानता हूँ सिखा के निकलूँगा, और डैम श्योर पक्का सिखा दूँगा।
और जो सबसे लास्ट स्टूडेंट जो रहेगा उसको सिखा देंगे तो सारा स्टूडेंट सीख जाएगा। तो होता है कि नहीं बिल्कुल एक स्टूडेंट कि नहीं बिल्कुल बोलते हैं एवरेज है, तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस वही रहता है कि जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उनको सिखा देंगे, तो बाकी जो क्लास में है सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कम टू द पॉइंट, आइसोएस्टर। तो देखिए एक यहाँ पे है, तो आइसोएस्टर जो टर्म है वो डिफाइन किया गया है मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए डिफाइन किया गया है? मॉलिक्यूल्स। इफ टू मॉलिक्यूल्स having same number of atoms, वैसा कोई भी दो मॉलिक्यूल, मैं नहीं बोला कि वो दोनों मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड का ही रहेगा, मैंने ये नहीं बोला कि बिलोंग टू द सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड का रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें सेम एटम रहेगा। इफ टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज same number of electron, as well as what? Same number of electron is called what? Is called isoester। एक टर्म केमिस्ट्री में डिफाइन किया गया है कि वैसा कोई दो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम हो जाएगा, तो उसको आज के बाद हम लोग बोलेंगे आइसोएस्टर। क्या बोलेंगे? आइसोएस्टर। फॉर एग्जाम्पल CO2 एंड N2O। तो ये बताइए कि CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है? देखिए तो हाउ मेनी एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये तो पता होगा ना कि A2B3 अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिखते हैं तो एक कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो चलिए CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? 3। N2O के एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम? अब पता नहीं N2O लाफिंग गैस है, पता है कि नहीं? नहीं भी हंसने का मन करेगा तो हंसना शुरू कर दीजिएगा। तो रोने वाला गैस कौन सा है? बताएंगे बाद में। न टीयर गैस भी होता है, बताएंगे बाद में। चलिए इसमें इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का हो गया 6, कार्बन का हो गया 6 और एक ऑक्सीजन में हो गया 8, है ना। तो 8 + 8 + 6 इक्वल टू व्हाट? 22। और N2O के एक मॉलिक्यूल में 7 + 7 + 8, हाँ या ना। इसका मतलब है कि CO2 का एक मॉलिक्यूल और N2O के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो गया, राइट। तो किसी भी टू डिफरेंट कंपाउंड का किसी भी टू डिफरेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, तो अगर ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा तो उन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे? बोथ आर आइसोएस्टर ऑफ ईच अदर। क्या बोलेंगे? बोथ आर आइसोएस्टर ऑफ। इसका मतलब नहीं था कि आइसोएस्टर्स आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ है ना। आइसोएस्टर्स आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिर्फ मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहां देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितना? यह कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम फ्लोराइड। नंबर ऑफ एटम 2 कैल्शियम ऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 19 + 9,
हाँ या 19 + 9 तो कितना 28। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है आइसोएस्टर। यस अच्छा ये बताइए कि दो फ्रेंड हैं और एक के पास 60 रुपीज़ और एक के पास 50 रुपीज़, टोटल कितना 110। उसमें से एक फ्रेंड अपने पास से 20 रुपीज़ अपने दूसरे फ्रेंड को दे दिए। कितना दे दिए 20 दूसरे फ्रेंड को दे दिए और देने के बाद पूछे कि अब टोटल कितना दोनों मिलाकर। वेरी गुड। एक्चुअली किसी स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि सर यहाँ पे तो आप इसका 19 कैसे काउंट कर रहे हैं, तो बहुत ख़राब हो रहा है बात। पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम प्लस था, F माइनस था, है ना। तो इसका पास तो 18 बचा था, इसके पास तो कोई बात नहीं, इसके पास 18 बचा था, इसके पास 10 हो गया, बट बात तो वही रह गया ना, है ना। इधर किसी के माइंड में चल भी रहा होगा कि पोटेशियम को 19 कैसे बोल रहे हैं, तो इसके पास 18 है, ये तो सॉल्ट बन गया है K + F माइनस। तो एक्चुअल में ये आपस में एक्सचेंज किया, तो आपस में एक्सचेंज करने के बाद 19 + 9 सोचें या 18 + 10 सोचें, अलग बात रहेगा या सेम ही बात रहेगा। नहीं आप लोग माइंड में आया नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में आ गया कि शायद ऐसा भी आप लोग सोच पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, मेरा एक रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आई डोंट नो व्हाई बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत फेवरेट होता है। मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब पता नहीं वो क्यों उसको कैरी ऑन करते आ रहे हैं। और अभी पिछले मैं जो क्वेश्चन बैंक फॉलो किया था वो था 1979 से, तो हम लोग के टाइम तक हो गया था 25 ईयर्स, तो आप लोग के टाइम तक 41 ईयर्स हो गया। इस बार 41 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक, मतलब जो IIT क्वेश्चन बैंक निकलता है वो 1979 से निकलता है टिल टुडे, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 41 ईयर्स। तो उसमें इस कॉन्सेप्ट पे ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बट कम से कम तो मोर देन 30 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। कितना टाइम्स? मोर देन 30 टाइम्स। और मेडिकल का तो ये मतलब महान फेवरेट है, मतलब हर एक साल के बाद ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। अब बहुत आसान है, तो बोलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डिफिनेशन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, आयंस नहीं, और इन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का नाम नहीं बात कर रहे हैं, बस यहाँ पे इसके लिए है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको आपस में क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोल देंगे स्टूडेंट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यस। अब यहाँ देखिए H2O और NH3, बताइए तो H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना पूरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में? 10, और NH3 में 10, बट इसमें एटम कितना है? इसमें एटम कितना था? 4। तो क्या ये आपस में आइसोएस्टर है? आपस में आइसोएस्टर नहीं है, जस्ट पहले पढ़ाए थे अभी। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बट आइसोएस्टर नहीं है। इसका तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं ऑल आइसोएस्टर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक मे और मे नॉट आइसोएस्टर। ऑल आइसोएस्टर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आइसोएस्टर में दो कंडीशन एक सेटिस्फाई करना था, एटम भी सेम होना चाहिए
इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कोई क्राइटेरिया एटम का सेम होने का नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ से एक लाइन हम लोग कहीं पे लिख सकते हैं कि ऑल आइसो एस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक मे और मे नॉट आइसो एस्टर। क्लियर? अब चलिए, तो H2 और NH3 आपस में क्या है? बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपको लग रहा है सर क्या इस टाइप पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। एक ग्रुप बना के दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें से ऑप्शन ए बी सी में कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पहला ये पूछा जाता है। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये मेरा आज का क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, और दिस इज ओनली फॉर एटम, और दिस इज ओनली फॉर एटम और आयन। एटम, जब एटम बोल रहे हैं तो एक ही एटम रहेगा, और आयन विच हैविंग ओनली वन एटम, विच हैविंग व्हाट? ओनली वन एटम। उसके लिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच हैव ओनली वन एटम। लिख लीजिएगा, दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, विच हैविंग ओनली वन एटम। और इस जो बताने जा रहे हैं उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ बताइए स्टूडेंट, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 7। अब नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 30। एक मिनट 210 ना। आप फिर से एक बार यहाँ देखिए, एक मिनट, ये मेरा कोई न्यूट्रल एटम है। सब लोग जिनका आंसर 210 था, ये मेरा न्यूट्रल एटम है। क्या है? अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? तो 1 इलेक्ट्रॉन जाने से इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा और कितना चार्ज डेवलप होगा? कितना चार्ज डेवलप होगा? ये 1 पॉजिटिव क्या होता है? मतलब 1 पॉजिटिव मतलब क्या? ऐसे बोलना है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट व्हाट इज मीनिंग ऑफ। अच्छा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप लोग ये तो नहीं समझ रहे हैं कि 1 कूलम। एनीवन जिनके माइंड में आ गया कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम? एनीवन? 1 नहीं तो जाना, तब फिर पूछना चाहिए कि सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 1 प्रोटॉन का चार्ज। कितना चार्ज? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। जो +1 यहाँ पे दिखाते हैं वो +1 किसका चार्ज है? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन है। करेक्ट? तो चलिए, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन को आज के बाद पढ़ेंगे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसलिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम नहीं होता। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक है? अच्छा बताइए, अब यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा तो क्या लिखिएगा? तो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज का मतलब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इस पूरे एटम पे क्या फैल गया है और स्प्रेड कर गया है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना का? 1 इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रल था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे न्यूट्रल था मतलब जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। करेक्ट? तो यहाँ देखिए, तो ये बताइए कि फिर से एक बार, नाइट्रोजन के पास कितना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन? 7।
अब 3 माइनस लिखेंगे, इसका मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट, 10। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, अब कितना इलेक्ट्रॉन, 10। फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो N3 माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, N3 माइनस का मतलब वैसा नाइट्रोजन जिसपे 3, वैसा नाइट्रोजन जिसके पास 3 एक्स्ट्रा बाहर से इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, तो पहले से तो वही 10 हो जाएगा, करेक्ट। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास 8, हाँ है ना। तो O2 माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10। फ्लोरीन के पास एक फ्लोरीन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 9। F माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस सब आपस में क्या हो गया, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां तक समझ में आ गया, ओके। लेकिन एग्जाम में आएगा कि N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस में किस आयन का साइज सबसे बड़ा है, एग्जाम में ऑर्डर पूछा जाएगा। अरे बहुत बार पूछा गया है। तो इसको समझाने के लिए अभी के लिए बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे। फॉर दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच हैव ओनली 1 एटम, उसके लिए ये देखिए, एक न्यूक्लियस है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जिसमें 10 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, और ये जो सर्किल दिए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो कितना सर्किल दिए हैं, देखिए तो यहाँ पे डॉट कितना दिए हैं, 8। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना प्रोटॉन है, देखिए तो प्रोटॉन है 12, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था, 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसका मतलब दोनों डायग्राम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इज करेक्ट। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ एटम के लिए, जिसमें एक ही एटम है, सिर्फ एटम का साइज के लिए। तो एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक अभी आपका लेवल है, वहाँ तक मोटा मोटी यही मानिए कि साइज ऑफ द एटम का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कहाँ तक, कहाँ से मेजर करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम अप टू व्हाट, यस, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, यही मानिए, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल। आगे चल के इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देंगे। तो ये बताइए कि कहाँ पे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, कि दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, कि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। बट अनकॉमन है कि किसके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे अट्रैक्शन कम रहेगा? और जब अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा हो जाएगा। तो इस दो डायग्राम से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया? इस दो डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच हैविंग ओनली वन एटम, तो इन दिस टाइप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज, हाँ या ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। इज इट करेक्ट? इसका मतलब क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं बोले हैं,
फॉर दोज किसके लिए पढ़ रहे हैं? फॉर दोज आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें कितना एटम है? सिंगल एटम का आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मैं बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहे हैं? सिंगल एटम का आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। करेक्ट। तो क्या यहां बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, साइज ऑफ एटम और आयन डिक्रीजेज? हाँ या ना? और ये डायग्राम इटसेल्फ इस चीज को क्लियर कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम है और न्यूक्लियस में पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। करेक्ट। तो चलिए अब बताइए N3 माइनस ए क्या है बोलिए तो जैसा नाम के साथ बोलिएगा। नाइट्रोजन, ए ऑक्सीजन, ए फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन को अभी भी नाइट्रोजन बोल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही है अभी। हाँ या ना? और एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन भी उसमें जितना आपको पता है उतना ही है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, बट हाउ मेनी प्रोटॉन इन नाइट्रोजन? इसमें कितना प्रोटॉन, इसमें कितना? तो इन तीनों में सबसे छोटा साइज किसका रहेगा? फ्लोरीन का या F माइनस का? फ्लोरीन बोलते हैं तब मुझे लगता है कि शायद न्यूट्रल फ्लोरीन बोल रहे हैं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, तो सबसे छोटा साइज किसका रहेगा? F माइनस का। और सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? N3 माइनस का। और इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम मोर देन 30 टाइम्स आया है। अब आपसे बन जाएगा? तो लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान था, इसमें क्या बात था। नहीं, N3 माइनस गेट एन वाट? O2 माइनस गेट एन F माइनस। किसका ऑर्डर है? साइज का। नहीं, वेरी गुड। तो एटॉमिक साइज मतलब आयन का। अब अगर ऐसा आ जाएगा तो N प्लस Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस, इसका यूज करेंगे कहीं ना कहीं जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको केमिकल बॉन्डिंग में मैं यूज करूंगा। और वहाँ पे दोबारा मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल समझाऊंगा कि देखिए ऐसा कहानी किए थे, ऐसा पढ़ाए थे, तो वो नहीं। मैं बस ये बोलूँगा कि एक बार कोई चीज़ पढ़ा दिए तो मतलब है कि आपको याद रहना चाहिए। बोलिए अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? देखिए तो अभी ठीक है। चलिए N प्लस Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। बोलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन 11 बोले या 10 बोले? 10। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक चला गया ना। मैग्नीशियम 2 प्लस में, मैग्नीशियम में होता है 12, बट Mg2 प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 10। और Al3 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? तो नहीं लगता कि ऑल दिस 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? हाँ या ना? सोडियम प्लस में कितना प्रोटॉन? 11। इसमें कितना प्रोटॉन? 12। इसमें कितना प्रोटॉन? 13। तो बोलिए सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा इसमें? ठीक है? चलिए यहां देखिए, इन तीनों का साइज का ऑर्डर बताइए। फर्स्ट Cl माइनस,
यहाँ देखिए कितना, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, बोलिए फास्ट। 18। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट। क्लोरीन में कितना प्रोटॉन होता है, इसमें कितना, 18 नहीं, आर्गन नहीं दिए हैं, पोटेशियम है 19। इसमें कितना, 20। सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, तब कैसे काम चलेगा। तो अब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो बन जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो एस्टर, आइसो डाइफर, ऑल दिस पे। तो यस, तो अब बी के में केमिस्ट्री का 3 क्लास है, जिसमें ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, क्या पढ़ाएंगे, और फ्राइडे को पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। टुडे फ्राइडे ना, और सैटरडे कल शुरू करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो वीक में 3 क्लास, तीनों दिन अलग अलग केमिस्ट्री। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।